स्वागत है आप लोगों का एग्जाम रिलेटेड में जनरल फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में तरंग के बारे में। माय डियर फ्रेंड, तरंग के बारे में हम पहले वीडियो में भी काफी कुछ जान चुके हैं और हमने तरंग को बताया था कि दो प्रकार की होती है, एक जिसको हम बोलते हैं यांत्रिक तरंग और दूसरी जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग को हम समझ चुके हैं, अब इस पार्ट्स में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। यांत्रिक तरंग के बारे में जैसे कि आप और हम जानते हैं कि यांत्रिक तरंग क्या होता है, एक ऐसी तरंग जिसके संचरण हेतु किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इनके संचरण हेतु किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में भी संचरण कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, विद्युत चुंबकीय तरंग को हमने क्लासीफाई किया था किसमें? गामा किरणों में, एक्स किरणों में, अवरक्त किरणों में, परावैंगनी किरणों में, दृश्य प्रकाश किरणों में, सूक्ष्म किरणों में, रेडियो तरंगों में। ठीक, तो अब यही चीज को हम समझने वाले हैं। क्वेश्चन कहां से बन सकता है माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन कहां से बन सकता है इस बात को हम जानेंगे। जो क्वेश्चन बनता है इस विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर, वो ये बनता है कि बताइए गामा किरणों की खोज किसने की, बताइए एक्स किरणों की खोज किसने की। या क्वेश्चन उसी के बारे में पूछ सकता है कि बताइए जो गामा किरणें हैं उनका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो इन सभी बातों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हमें समझना है पूरी बातचीत को। यहां देखेंगे, एक तरफ मैं लिखूंगा तरंगों के नाम, और वो कैसी तरंगे होंगी माय डियर फ्रेंड, कैसी तरंगे होंगी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। दूसरी साइड अगले खाने में या अगले हिस्से में मैं लिखूंगा यहाँ पर खोजकर्ता का नाम, मतलब खोज किसने की है ना। उसके बाद हम समझेंगे कि इनका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, और फिर हम समझेंगे आवृत्ति को। ठीक, उसके बाद हम इनके उपयोग को भी जानेंगे कि इनका उपयोग क्या क्या और कहां कहां हो सकता है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? इनके उपयोग को भी जानेंगे कि इनका उपयोग क्या क्या और कहां कहां हो सकता है। ठीक, अब दूसरी चीज यह है कि जो तरंग दैर्घ्य को हम समझने वाले हैं, इसके मैं मात्रक को बता देता हूं, मीटर होता है, और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। यानी कि मीटर और हर्ट्ज में ही सारी चीजों को हम समझते हुए चलेंगे कि तरंगे कौन सी है, उसकी खोजकर्ता कौन है, तरंग दैर्घ्य कितना है, आवृत्ति कितना है, उपयोग क्या है। दूसरी चीज एक ये भी बताना चाहूंगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो वैसे ही बिहेव करती हैं जैसे हमने अनुप्रस्थ तरंग को देखा था। मतलब एक प्रकार की ये अनुप्रस्थ तरंगों की तरह ही काम करती है। ठीक, एक प्रकार से ये अनुप्रस्थ तरंगों की तरह ही काम करती है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूवमेंट होता है, चलने का तरीका होता है, वैसे होता है जैसे अनुप्रस्थ। मतलब इनके जो माध्यम के जो कण होते हैं वह कैसे कंपन करते हैं, कैसे गति करते हैं? तरंग की गति के दिशा के लंबवत गति करते हैं। ठीक, अनुप्रस्थ में हमने इस बात को समझा था, और साथ ही साथ हमने ये बात भी समझी कि इस प्रकार से अगर ये गति कर रहे हैं, तो इसका यहां से यहां तक पूरी एक साइकिल बनती है। ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये पूरे पॉइंट को एक हम कंपन बोलते हैं। एक कंपन या एक साइकिल इसको हम बोल सकते हैं। तो एक कंपन को पूरा करने में जितनी दूरी तय की जाती है वही उसका तरंग दैर्घ्य होता है। वही उसका क्या होता है माय डियर फ्रेंड? तरंग दैर्घ्य होता है। मतलब इंग्लिश में अगर देखें इसको तो क्या बोलते हैं? वेव लेंथ इसको बोलते हैं, वेव लेंथ। और आवृत्ति को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में कंपनों की संख्या, वो क्या होता है माय डियर फ्रेंड? वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है, यानी कि आवृत्ति कहलाता है। समझ पा रहे इस बात को? ठीक, तो जैसा कि हम यहां देखें, सबसे पहले मैं लिखूंगा पहली तरंग के बारे में जिसको हम बोलते हैं गामा रेज, या इसको हिंदी में अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? गामा किरण। ठीक, तो ये गामा किरण को इंग्लिश में भी गामा ही बोलते हैं, गामा, और किरण का हो गया रेज। ठीक, अब इसके खोजकर्ता की अगर बात की जाए तो गामा किरणों की जो खोज है माय डियर फ्रेंड, वो किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने खोज की थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, पहले भी पूछा जा चुका है। हेनरी बैक्यूरेल ने खोज की थी किसकी? गामा किरणों की, यानी गामा रेस की। और तरंग दैर्घ्य की अगर बात करें तो इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? जैसे कि हम मीटर में यहां देखेंगे, 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब इस बात को थोड़ा सा समझना है कि जो तरंग दैर्घ्य हम नाप रहे हैं, किस प्रकार से नाप रहे हैं कि 10⁻⁻14 मीटर, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 10⁻⁻14 मीटर है। मतलब एक मीटर का
1/10⁴ भाग, यानी कि 14 10⁴ का मतलब क्या है, एक के आगे कितने जीरो लिखे हुए हैं, 3 जीरो लिखे हुए हैं। ठीक, उसी बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो गामा किरणों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी 10⁻20 से 10⁻24 हर्ट्ज तक होती है। जैसे कि हम बता चुके हैं आवृत्ति का मात्रक हम क्या देख रहे हैं, हर्ट्ज देख रहे हैं। ठीक, तो 10⁻20 से 10⁻24 हर्ट्ज तक होती है इसकी आवृत्ति गामा किरणों की। उपयोग की अगर बात करें तो इसका जो उपयोग है गामा किरणों का, वो सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि इनकी जो भेदन क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है। तो भेदन क्षमता अत्यधिक होने के कारण इसका उपयोग हम नाभिकीय अभिक्रिया में करते हैं। ठीक, नाभिकीय अभिक्रिया में करते हैं। अगली किरण को हम देखना चाहेंगे तो इसको हम बोलते हैं एक्स किरण। एक्स किरण अगर इंग्लिश में कहें तो एक्सरेज लिखा जाएगा, नॉर्मल सी बात है, एक्सरेज। अब इसी की खोज यानी कि एक्सरेज की खोज किसने की थी, एक्सरेज की खोज किसने की थी, तो वो की थी WC रॉन्टजन ने। WC रॉन्टजन ने इसकी खोज की थी। तरंगदैर्घ्य की अगर बात करें एक्स किरणों की तो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर। और ये बात हम समझ चुके हैं कि तरंगदैर्घ्य एक्चुअल में होता क्या है, एक साइकिल को यानी कि एक कंपन को पूरा करने में तय की कुल दूरी उसका तरंगदैर्घ्य कहलाता है। ठीक, आवृत्ति की अगर बात करें तो आवृत्ति होती है इसकी 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज, 10⁻18 हर्ट्ज। ठीक, यानी कि 10⁻16 का मतलब क्या है, एक सेकंड में कितने कंपन, 10⁻16 कंपन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, 10⁻16 कंपन एक सेकंड में। ठीक, वैसे अगर उपयोग की अगर बात करें तो जो एक्स किरणें होती हैं, आप जानते हैं एक्सरेज वगैरह होते हैं मेडिकल साइंस या मेडिकल फील्ड में या औद्योगिक क्षेत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, एक्सरेज का प्रयोग किया जाता है। अगला हम देखना चाहेंगे इसी के साथ साथ एक्स किरणों के बाद तीसरे नंबर पर हम देखेंगे परावैंगनी किरणों को, परावैंगनी किरणें, और इसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, वायलेट रेज। खोज किसने की थी, अल्ट्रावायलेट रेज की यानी कि परावैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी जोहान रिटर ने, जोहान रिटर ने खोज की थी। तरंगदैर्घ्य की अगर बात करें तो परावैंगनी की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 10⁻14 से 10⁻16 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर यूसेज की बात करें, उपयोग की बात करें परावैंगनी रेज की, परावैंगनी किरणों की, तो वो होता है सिकाई करने में, ये कह सकते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, उसको उत्पन्न करने में किसका प्रयोग किया जाता है, परावैंगनी किरणों का यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और साथ ही साथ इसमें बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी प्रयोग किया जाता है परावैंगनी किरणों का। ठीक, अगली रेज को हम देखना चाहेंगे, इसको हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश किरणें। तो दृश्य प्रकाश का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि विजिबल होती हैं, जो देखने के हमें योग्य बनाती हैं। तो इसकी खोज की अगर बात करें तो इनकी खोज की थी न्यूटन ने, न्यूटन। ठीक, और तरंगदैर्घ्य की अगर बात करें 3.7 गुणा 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 गुणा 10⁻⁻7 मीटर तक, यानी कि इतने ही वेरिएशन में रहता है, ज्यादा बड़ा वेरिएशन इसमें देखने को नहीं मिलता दृश्य प्रकाश किरणों में। और यहीं से हमारा विबग्योर निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं वायलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक, तो जो विबग्योर होता है वो दृश्य प्रकाश किरणों का ही वर्गीकरण होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, उसको हम समझेंगे इसके बाद। फिलहाल देखते हैं इसकी आवृत्ति के बारे में, फ्रीक्वेंसी को अगर देखें तो 10⁻12 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। बड़ा इजी है इनको याद कर पाना, बड़ा इजी है। और यहां से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं कि बताइए दृश्य प्रकाश किरणों की खोज किसने की थी, या दृश्य प्रकाश किरणों का फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कितना होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, इसको हम बोलते हैं अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण, यानी कि अगर इसको हम बोले इंग्लिश में तो इसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस। इसकी खोज किसने की थी, अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी, ये तो यहां पर एक नाम आता है विलियम हर्शेल ने, विलियम हर्शेल ने खोज की थी। ठीक, विलियम हर्शेल ने खोज की थी अवरक्त किरणों की। और तरंगदैर्घ्य की बात करें तो यहां होता है 7.8 गुणा 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻3 मीटर तक, 10⁻⁻3 मीटर तक का जो तरंगदैर्घ्य होता है, यानी कि वेवलेंथ होता है, वो किसका होता है, अवरक्त किरणों का होता है।
और इनकी फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो 10 की घात 10 हर्ट्ज से 10 की घात 12 हर्ट्ज तक इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। यूजेस की अगर बात करें, उपयोग की अगर बात करें, तो अवरक्त विकिरण बहुत ही ज्यादा उष्मीय होती है, बहुत ज्यादा हीट होती है, तो ताप बढ़ाने में इनका प्रयोग किया जाता है। अवरक्त विकिरणों का ताप बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर अगली किरण, जिसको हम बोलते हैं रेडियो तरंग। और रेडियो तरंगें ही दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी दीर्घ रेडियो तरंग और दूसरी होती है सूक्ष्म रेडियो तरंग या लघु रेडियो तरंग। तो पहले हम देखेंगे लघु रेडियो तरंग का। तो लघु रेडियो तरंग की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर एक नाम आता है जिसको हम बोलते हैं माय डियर फ्रेंड हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज। और ये जो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज है वो इन्हीं के नाम से आया है, हेनरिक हर्ट्ज। इसकी अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें, यानी कि वेवलेंथ की अगर हम बात करें, तो इनकी वेवलेंथ आती है 10 की घात -3 मीटर से 10 की घात 0 मीटर, यानी कि 1 मीटर भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, 1 मीटर भी इसको हम लिख सकते हैं। और इसी के अंदर हमने एक तरंग आपको और बताई थी जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म रेडियो तरंग। सूक्ष्म तरंगें जो होती हैं वो इन्हीं के अंदर होती हैं। मतलब अगर हम केवल यानी कि तरंग दैर्घ्य की बात करें केवल 10 की घात -3 मीटर से 10 की घात -2 मीटर तक, तो ये जो तरंग दैर्घ्य रेंज है, यानी कि वेवलेंथ का जो रेंज है वो सूक्ष्म तरंगों का होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो 10 की घात 8 हर्ट्ज से 10 की घात 8 हर्ट्ज से 10 की घात 10 हर्ट्ज तक इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। और इनके उपयोग की अगर बात करें, यूजेस की अगर बात करें, तो टेलीविजन में, टेलीफोन में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, टेलीविजन में, टेलीफोन में, रडार में, यहां सब इनका प्रयोग किया जाता है। और एक अवरक्त विकिरण का एक प्रयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है, तो टीवी के रिमोट कंट्रोल में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में किसका यूज किया जाता है? अवरक्त विकिरण का यूज किया जाता है। ठीक, अगला नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे जिसको हम बोलते हैं दीर्घ रेडियो तरंग। दीर्घ रेडियो तरंग, यानी कि लघु रेडियो तरंग को हम शॉर्ट रेडियो वेव्स कह सकते हैं और दीर्घ रेडियो तरंग को हम लॉन्ग रेडियो वेव्स कह सकते हैं। तो जो दीर्घ रेडियो तरंग है, यानी कि दीर्घ रेडियो वेव है, इनकी खोज किसने की थी? तो बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही इजी नाम आता है जिसको हम बोलते हैं मार्कोनी। आपको याद रखना बड़ा आसान है, मार्कोनी। ठीक, तो जो मार्कोनी है, फिर इनकी तरंग दैर्घ्य की अगर हम बात करें तो दीर्घ रेडियो का तरंग दैर्घ्य माय डियर फ्रेंड 1 मीटर से 10 की घात +4 मीटर होता है। ध्यान रखना, अभी तक हम माइनस में देख रहे थे, यानी कि 10 की घात -10 से 10 की घात -8, 10 की घात -10 छोटा है 10 की घात -8 से, लेकिन और यहां पर इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते तो 1 मीटर से 10 की घात 4 मीटर तक हो जाता है। तो सबसे छोटी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किन किरणों की होती है? गामा किरणों की। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? दीर्घ रेडियो तरंगों की। आवृत्ति की अगर बात करें तो आवृत्ति होती है 10 की घात 4 हर्ट्ज से 10 की घात 6 हर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती है। और इनके अगर हम यूजेस यानी कि उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग किया जाता है टेलीफोन में, टेलीविजन में। ठीक, टेलीफोन में, टेलीविजन में ही इनका यूज किया जाता है। रेडियो में भी इनका यूज किया जाता है। कौन सी तरंगों का? जिसको हम बोलते हैं दीर्घ रेडियो तरंगे, यानी कि मार्कोनी ने जिनकी खोज की थी। देख पा रहे हैं आप अच्छी तरीके से? तो ये सारी चीजों का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं थोड़ा सा साइड से। काफी काम की चीजें हैं, सारी की सारी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा, और गर्मी के कारण थोड़ा पसीना भी है, डोंट अबाउट इट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सारी चीजों को जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इनको बड़ा ही इजी वे में हमने समझने का प्रयास कर लिया है। तरंग दैर्घ्य आवृत्ति आपके समझ में आ चुके हैं काफी अच्छे तरीके से। उपयोग भी मैंने आपको बता दिया, लिखे नहीं है, उसको आप खुद से लिखना, जो मैंने बताए हैं उनको समझना भी। ठीक, समझ के लिख लोगे तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। अब यहीं पर मैं बताना चाहूंगा आपको, जो दृश्य प्रकाश किरणें हैं, यानी कि जो विजिबल हैं, जो इसके कारण हम देख पाते हैं, यानी कि दृष्टिगोचर हो पाते हैं। तो दृष्टिगोचर होने का मतलब यह है कि कोई वस्तु पर अगर प्रकाश पड़ता है, उसके बाद वो टकराकर हमारी आंखों पर वापस आता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो जो दृश्य प्रकाश किरणें हैं, इसी को वर्ण विक्षेपण होता है, उसको मैं करना चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ रफ करके मैं करना चाहूंगा इसकी बात को। तो दृश्य प्रकाश किरणों का जो होता है, इसको हम बोलते हैं विव गियोर। मतलब क्या है? विव वायलेट, यानी कि इसको हम बोलते हैं बैगनी। इंडिगो का मतलब होता है जामुनी। ब्लू का मतलब होता है नीला। ग्रीन का मतलब होता है हरा। येलो का मतलब पीला, ये तो सब आप जानते ही हैं। और ये नारंगी, ऑरेंज, नारंगी, और ये लाल यानी कि रेड, लाल। ठीक, वायलेट, इनसे ऊपर वाली जो किरणें कहलाती हैं वो अल्ट्रा वायलेट कहलाती हैं, यानी कि
परावैगनी किरणें कहलाती है। इनसे ऊपर वाली कैसी किरणें कहलाती हैं? परावैगनी किरणें कहलाती हैं। और लाल किरणों से नीचे वाली किरणें कौन सी कहलाती हैं? अवरक्त किरणें कहलाती हैं। जो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर परावैगनी, उसके बाद अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश किरणों का हमने क्या किया है? वर्गीकरण किया। तो इनकी अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो इनका जो तरंग दैर्ध्य बनता है हमें डिफरेंट, वो क्या बनता है? यहाँ देख पा रहे हैं आप, हमने परावैगनी किरणों का जो तरंग दैर्ध्य था वो कितना लिखा था? 10 की घात माइनस के 8 से 10 की घात माइनस के 6 मीटर। दृश्य प्रकाश किरणों का लिखा था वो कितना लिखा था? 3.9 गुणा 10 की घात माइनस के 7 मीटर से 7.8 गुणा 10 की घात माइनस के 7 मीटर लिखा था। तो यहाँ पर अगर हम देखने का प्रयास करें तो वैगनी किरणों का जो होता है वो 4.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर होता है। ये 10 की घात माइनस के 7 सब में रहेगा और ये मीटर में है। जामनी का अगर देखें तरंग दैर्ध्य तो कितना होगा? स्पेसिफाइड करके अगर इनसे पूछ लेता है तब की बात है, तो 4.3 होता है गुणा 10 की घात माइनस के 7 मीटर। नीले का अगर देखें तो ये होता है 4.6 गुणा 10 की घात माइनस के 7 मीटर। अगर हम हरे रंग का देखें, यानी कि हरे रंग का तरंग दैर्ध्य को देखें तो ये होता है 5.0, यानी कि 5 गुणा 10 की घात माइनस के 7 मीटर। पीले रंग का होता है 5.7 गुणा 10 की घात माइनस के 7 मीटर। नारंगी रंग का 6.10 की घात माइनस के 7 मीटर। लाल रंग का जो होता है वो 6.4 गुणा 10 की घात माइनस के 7 मीटर। ठीक, तो इस प्रकार से ये पूरा लाल रंग तक का तरंग दैर्ध्य है। उसके बाद ऊपर का जो तरंग दैर्ध्य बनेगा वो अवरक्त बन जाएगा। अब लाल रंग अधिक तेज होता है, यानी कि इसका जो प्रकाश होता है अधिक ताप वाला होता है, तेज वाला होता है। बैगनी रंग का थोड़ा सबसे कम वाला होता है। ठीक है, तो बैगनी रंग से ऊपर वाला कौन सा? परावैगनी। लाल रंग से नीचे वाला कौन सा? लाल रंग से आगे वाला कौन सा? अवरक्त। अवरक्त का ताप अधिक होता है, उसमें विकिरण है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रिलेटेड। हैव अ गुड डे।